सभी को सादर नमस्कार। अपन ने जो एशिया का अध्ययन कर रहे हैं, इस एशिया में सबसे पहले हमने अध्ययन किया कि एशिया की भौतिक दशाएं कैसी है, एशिया की स्थिति कैसी है, एशिया किन अक्षांश और देशांतरों के मध्य स्थित है। फिर हमने ये अध्ययन किया कि एशिया का भौतिक स्थिति कैसी है, यानी कहाँ कहाँ पे पर्वत है, पठार है, मैदान है, कहाँ कहाँ नदियों से बने हुए मैदान है। उसके बाद हमने अध्ययन किया कि एशिया का अपवाह तंत्र कैसा है, स्लोप कैसा है, एशिया में कौन कौन सी नदियाँ बहती है, उन नदियों से उपजाऊ मैदान कौन से बने हुए हैं। इसके बाद हमने जलवायु दशाओं का अध्ययन किया कि ग्रीष्म काल में यहाँ पर जलवायु दशाएं कैसी रहती है, शीतकाल में जलवायु दशाएं कैसी रहती है, वर्षा किस पार्ट में अधिक होती है, किस पार्ट में वर्षा कम होती है, किस समय वर्षा अधिक होती है, किस समय वर्षा कम होती है, वायुमंडलीय दशाएं कैसी रहती है, वायुदाब कब अधिक रहता है, वायुदाब कब कम रहता है, साथ ही वायुदाब के कारण हवाएं किस तरफ से किस तरफ चलती है, वो हवाएं आर्द्रता युक्त होती है या आर्द्रता रहित होती है। इस तरह सारी चीजों का हमने अध्ययन किया। वहाँ की एशिया की भौतिक दशाओं का, स्थिति का और जो जलवायु दशाएं, इन सभी का जो हमें डायरेक्ट इफेक्ट देखना हो या ऐसी चीज देख के हम इन सभी के बारे में कह सकते हो, वो चीज है वहाँ की वनस्पति। तो अब हम अध्ययन करेंगे एशिया की वनस्पति का। वनस्पति ऐसी चीज है जिसको हम देख के वहाँ की समस्त भौतिक दशाओं की या पूरी की पूरी भूगोल के बारे में बता सकते हैं। और वनस्पति का जो वनस्पति के आधार पर वहाँ के तापमान का पता चल सकता है, वहाँ की वर्षा का पता चल सकता है, वहाँ की भौतिक दशाओं का पता चल सकता है। जैसे हम कहें कि खेजड़ी का पौधा, तो खेजड़ी का पौधा आते ही हमारे दिमाग में ऑटोमेटिक एक पिक्चर बन जाती है कि वहाँ की भौतिक दशाएं कैसी होगी, वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन कैसी होगी। इसी तरह यदि हम बात करें रबड़ के पौधे की, तो ऑटोमेटिक हमारे दिमाग में आ जाता है कि वो क्षेत्र कैसा सदा हरा भरा रहने वाला क्षेत्र होगा, जहाँ की टेम्परेचर भी बहुत ही हाई होगा, वहाँ रेनफॉल भी बहुत ही हाई होगी। तो ऑटोमेटिक ऐसे पौधे वृक्ष हैं, जो वनस्पति है, वेजिटेशन है, वो हमें बता देता है कि वहाँ की भूगोल किस प्रकार का है, वहाँ की पूरी जो फिजिकल करेक्टरिस्टिक्स है वो किस तरह की है। यहाँ अपन बात कर रहे हैं एशिया की प्राकृतिक वनस्पति का। और एशिया की प्राकृतिक वनस्पति को हम देखें तो यहाँ की वर्षा की याद आती है, क्योंकि वर्षा जैसे जैसे वर्षा के में हमने अध्ययन किया कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आए, वैसे वैसे वर्षा की मात्रा क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। और जैसे जैसे हम पूरब से पश्चिम की ओर जा रहे थे, वैसे वैसे भी वर्षा की मात्रा क्या होती जा रही थी, कम होती जा रही थी। ठीक इसी प्रकार हम देख रहे हैं कि जैसे जैसे हम उत्तर से दक्षिण की ओर आ रहे हैं, वैसे वैसे वनस्पति में विविधता पाई जा रही है। और इस विविधता का मुख्य कारण है वहाँ की वर्षा, वहाँ का तापमान। हम एशिया में देखें तो एशिया का ये जो साउथ वाला पार्ट है, इस साउथ वाले पार्ट में हमें सदाबहार वन दिखाई देंगे, ये साउथ वाला पार्ट है। और विशेष रूप से जो तटीय पार्ट है, तटीय हिस्सा है, कोस्टल एरिया है, इस कोस्टल एरिया में हमें सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट नजर आते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ तापमान भी बहुत उच्च पाया जाता है, वर्षा भी पाई जाती है। और ये जो विषुवत रेखीय वाला प्रदेश है, विषुवत रेखा के आसपास वाला प्रदेश, इस विषुवत रेखा के आसपास वाले प्रदेश में भी विशेष रूप से सदाबहार एवरग्रीन फॉरेस्ट, जो सदा हरे भरे रहते हैं, जिनके पत्ते वर्ष भर नए आते रहते हैं और वर्ष भर झड़ते रहते हैं, ऐसे पौधे या ऐसी वनस्पति पाई जाती है। वनस्पति में हम दूसरे प्रकार का अध्ययन करें तो दूसरे प्रकार का जो अध्ययन है वो होती है हमारी उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। मानसूनी वन है, ये मानसूनी वन मानसून से प्रभावित होते हैं। और इसी कारण ये जब वर्षा अधिक होती है उस समय अपने हरे भरे रहते हैं, और जब वर्षा चली जाती है तो उनमें पानी की कमी हो जाती है। तो इस तरह के जो वन है, इन वनों को हमने कहा है मानसूनी वन। ये मानसूनी वन विशेष रूप से पाए जाते हैं म्यांमार, थाईलैंड, लाओस, कंबोडिया, वियतनाम, दक्षिणी चीन, जावा, सुमात्रा के उत्तरी भागों में ये वनस्पति विशेष रूप से पाई जाती है। और ये जो सत्र है, यहाँ पर 125 सेंटीमीटर के आसपास वर्षा होती है। इसमें विशेष रूप से सागवान, सिनकोना, महोगनी, नारियल इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं। जहाँ वर्षा थोड़ी और कम होती है, 100 सेंटीमीटर के आसपास होती है, वहाँ साल, सागवान, शीशम, आम, जामुन, नीम इत्यादि के वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी लकड़ी फर्नीचर की दृष्टि से भी बहुत ही उपयोगी होते हैं। और ये जो अधिकांश वृक्ष हैं, ये वर्ष में एक बार ग्रीष्म ऋतु के प्रारंभ में अपनी पत्तियां गिरा देते हैं, ताकि जो ग्रीष्म ऋतु है इसका ये मुकाबला कर सकता है कर सके।
मानसूनी वन है, ये आर्थिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व रखते हैं, क्योंकि इनकी लकड़ी मैंने जैसे आपको बताया बहुत ही इमारती होती है, बहुत महंगी लकड़ी होती है। इसकी जो फर्नीचर है वो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लंबे समय के लिए अच्छे ड्यूरेशन के लिए चलने वाला होता है, और उसमें क्वालिटी भी, उसकी गुणवत्ता भी बहुत अच्छी मानी जाती है। यहाँ पर अन्य उपयोगी पदार्थ जैसे लाख, कत्था, गोंद इत्यादि भी प्राप्त किया जाता है। वनस्पति में तीसरा जो प्रकार है, वो तीसरा प्रकार है शीतोष्ण कटिबंधीय वन। शीतोष्ण कटिबंधीय जो वन है, ये शीतोष्ण कटिबंधीय वन विशेष रूप से पाए जाते हैं आपके जो मध्य भाग है उसमें, और मध्य भाग में भी जो एशिया में हिमालय पर्वत है, इस हिमालय पर्वत के उत्तरी भाग में जो ट्रांस हिमालय वाला एरिया है, जहाँ पर्वत और पठार मैदान साथ साथ पाए जाते हैं, पर्वतों के बीच बीच में पठार बने हुए हैं, उनमें पाया जाता है। और इसका मुख्य रूप से विस्तार यदि देश के रूप में अपन देखें तो चीन के मध्यवर्ती भाग में, जापान के दक्षिणी भाग में और ताइवान में ये विशेष प्रकार से वन मिलते हैं। इन वनों में चौड़ी पत्ती पाई जाती है और पत्ती आगे से नुकीली होती है, अर्थात चौड़ी नुकीली पत्ती वाले वृक्ष मिलते हैं। यहाँ ओक, पेपल, वॉलनट, लॉरेल, सहतूत इत्यादि के वृक्ष मुख्य रूप से पाए जाते हैं। इन वनों में तारपीन का तेल देने वाले वृक्षों की भी प्रधानता रहती है। इसकी अत्यधिक आर्थिक उपयोगिता होती है, इसी कारण इन वनों का विस्तार निरंतर कम होता जा रहा है और आर्थिक रूप से शोषण भी अधिक हो रहा है। चीन के अनेक भागों में इन्हें काटकर खेतों में परिवर्तित किया गया है और कृषि कार्य किया जाने लगा है। इस प्रकार जापान में भी पर्वतीय जो ढालों पर इस प्रकार के वन थे, उन वनों को समाप्त कर दिया गया है और उनका आर्थिक रूप से उपयोग किया जा रहा है, अर्थात वहाँ पर इन वनों को समाप्त करके चाय के बागान लगा दिए गए हैं। जापान में शहतूत के वृक्षों पर रेशम के कीड़े पालने का कार्य किया जा रहा है, जो कि एक इको फ्रेंडली काम है, लेकिन जो चाय के बागान लगाए जा रहे हैं वो इकोसिस्टम के लिए बहुत बड़ी समस्या बनने वाले हैं। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं घास के मैदान की। घास के मैदान की अपन बात करें तो एशिया में घास भी मुख्य रूप से दो प्रकार की घास पाई जाती है। इसके जो मध्य भाग है वहाँ पर आप सभी जानते हो शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है। शीतोष्ण कटिबंधीय घास को एशिया में स्टेपीज के नाम से अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। यहाँ पर एशिया में जो ये नाम है वो स्टेपीज के नाम से जानते हैं, और आप सब जानते हो अमेरिका में इसे प्रेरीज, अलग इस अफ्रीका में वेल्स, जापान में डाउन्स, और दक्षिणी अमेरिका में इस तरह अलग अलग भागों में इनको अलग अलग नामों से जानते हैं। यह हमें ध्यान रखना है केवल कि यहाँ पर शीतोष्ण कटिबंधीय घास पाई जाती है, जिसे हम स्टेपिज के नाम से जानते हैं, और इस स्टेपिज घास को भी लगातार समाप्त किया जा रहा है। और यहाँ पर जिस तरह मैंने आपको अभी पूर्व में बताया कि शीतोष्ण मानसूनी वन है, इसको काट के से चाय के बागानों में परिवर्तित कर दिया जा रहा है। ठीक इसी प्रकार जापान चीन में भी खेती में परिवर्तित किया जा रहा है उन क्षेत्रों को। ठीक इसी प्रकार स्टेपीज घास के जो मैदान है, इन मैदानों को समाप्त करके इनके यहाँ पर स्थान पर गेहूं की खेती की जा रही है, और गेहूं की खेती भी बहुत फ्रूटफुल हो रही है। इस तरह अन्न का बहुत बड़ा भंडार विकसित हो रहा है इस उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। क्योंकि यहाँ पर मिट्टी भी बहुत उपजाऊ होती है, और ये जो दशाएं जलवायु दशाएं इस क्षेत्र की, वो गेहूं की खेती के लिए बहुत ही उपयोगी हो रही है। इस कारण इन सभी घास के मैदानों को लगातार क्या किया जा रहा है, समाप्त किया जा रहा है। जैसे मैंने ये बताया और ये समाप्त हो रहे हैं, इसी तरह ये घास के मैदान भी लगातार समाप्त हो रहे हैं। अब हम नेक्स्ट बात कर रहे हैं कोणधारी वनों की। कोणधारी वन जैसा कि आप जानते हो, ये है एशिया की उत्तरी पूर्वी भाग, अर्थात उत्तरी चीन, उत्तरी और दक्षिणी कोरिया, उत्तरी जापान के क्षेत्रों में कोणधारी वनों का विस्तार अधिक है। इन वनों को तेगा वन के नाम से भी संबोधित किया जाता है। इनमें वृक्षों की पत्तियां नुकीली होती है और तने व डालियां चिकने होते हैं, जिससे कि ये जो वन है, इन वनों में जो वृक्ष हैं, उन वृक्षों में ये कोणधारी वन है, ये कोणधारी वन ये इस वाले एरिया में पाए जाते हैं। और इन कोणधारी वनों की सबसे बड़ी विशेषता होती है कि ये इन पे जब हिम गिरती है तो वो हिम नीचे गिर जाती है। जैसे हमारे यहाँ वृक्ष कैसा होता है, ये वृक्ष है और ये इसकी टहनियाँ होती हैं, तो यदि इसमें हिम गिरी तो ये यहाँ पर अटक के इन टहनियों को क्या कर देगी, तोड़ देगी। लेकिन हम कोणधारी वन की बात करें तो कोणधारी वन की जो पत्ती टहनियाँ होती है इस तरह की होती है। यदि इसके ऊपर बर्फ आके गिरी तो भी वह क्या करेगी, नीचे फिसल के गिर जाएगी। तो इन वनों की सबसे बड़ी बात होती है कि ये कोणधारी वन होते हैं, इनकी पत्तियां नुकीली होती है और
जो टहनियाँ हो, डालियाँ होती है, पत्ते होते हैं, वो भी चिकने होते हैं। इन वनों में मुख्य रूप से फर, स्प्रूस, लार्च, चीड़, हेमलॉक इत्यादि के वृक्ष मुख्य रूप से आते हैं। ये सभी जो वृक्ष हैं वो नरम लकड़ी के होते हैं, इनकी लकड़ी बहुत ही मुलायम होती है। इनका उपयोग कागज या लुगदी, प्लाई बनाने में विशेष रूप से किया जाता है। आर्थिक दृष्टि से ये वन भी उपयोगी है, लेकिन इन वनों का फर्नीचर में अधिक उपयोग नहीं होकर प्लाई, कागज में अधिक होता है। क्यों? क्योंकि ये वन कैसे हैं? मुलायम लकड़ी के वन। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं भूमध्य सागरीय वनों की। भूमध्य सागर के आसपास जो एरिया है, इसमें जो वन पाए जाते हैं उन्हें भूमध्य सागरीय वन कहा गया है। और ये वन होते हैं, इनमें खट्टे रसदार फलों की मात्रा अधिक पाई जाती है। नेक्स्ट अपन बात कर रहे हैं भूमध्य मरुस्थलीय वनों की। मरुस्थलीय वन जैसा कि आप जानते हो, सभी मरुस्थल वाला जो पार्ट है उसमें जो वन पाए जाते हैं, उन सभी वनों को अपन ने मरुस्थलीय वन कहा गया है। इन मरुस्थलीय वनों की विशेषता होती है कि इनकी जड़ें बहुत ही गहरी होती है, और ये अपनी गर्मियों में पत्तियां झाड़ देते हैं, जिससे ये कठोर ग्रीष्म ऋतु का मुकाबला कर सके। इन वनों का विस्तार मुख्य रूप से भारत के थार के मरुस्थल और पाकिस्तान में भी किया जाता है। थार के मरुस्थल या भारत में जो मरुस्थल है उसे हम थार के नाम से जानते हैं, और पाकिस्तान में जो मरुस्थल है उसे चोलिस्तान के नाम से जाना जाता है। इस क्षेत्र की जो वनस्पति है वो कंटीली झाड़ियाँ, बम्बूल और जिसमें कांटों की मात्रा अधिक पाई जाती है, ये है। इनका आर्थिक महत्व बहुत ही कम है, नगण्य है। ये ईंधन के रूप में अधिकांश काम में ली जाती है। कुछ वृक्ष हैं जिनको इमारती लकड़ी के रूप में भी उपयोग किया जाता है, जैसे इस क्षेत्र में जो रोहिड़ा मिलता है, उस रोहिड़े का इमारती लकड़ी के रूप में भी उपयोग किया जाता है। उसका फर्नीचर बहुत ही उपयुक्त माना जाता है। तो ये कुछ एशिया महाद्वीप में पाई जाने वाली वनस्पति है, जिसको अपन ने सामान्य रूप से समझा। एशिया महाद्वीप का एक बहुत बड़ा पार्ट ऐसा है जो कि वनस्पति रहित है, अर्थात इस क्षेत्र में वनस्पति नहीं पाई जाती। क्यों? क्योंकि इस क्षेत्र में बर्फ ही बर्फ जमी हुई है, और यहाँ पर जो वनस्पति पाई जाती है बहुत ही अल्पकालीन और बहुत ही मुलायम होती है, जिसको हम काई या लाइकेन के नाम से जानते हैं, जो एक तरह से नगण्य के बराबर है। कुछ हमारा पर्वतीय भाग है, वहाँ पर भी वन पाए जाते हैं। इन वनों को हम पर्वतीय वन कहते हैं, और इनका विस्तार 1000 मीटर की ऊंचाई से अधिक वाले पार्ट में होता है।